बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम रिदा है और मेरी शादी को पूरे 7 साल हो चुके थे, लेकिन मैं अब तक औलाद की नेमत से महरूम थी। मुझे नहीं मालूम कि मुझ में ऐसा क्या नुक्स था जो मैं अब तक मां न बन सकी थी, जबकि मैंने कई हकीम और दाइयों को दिखाया था और कई कई माँ उनकी अद्वियात खाई थी। कई पीरों फकीरों के पास भी जा चुकी थी। हालांकि मुझे उन सब पर यकीन न था, मगर कहते हैं ना कि जो जरूरतमंद होता है वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो मेरे साथ भी यही मामला हुआ था। काफी अरसे मैंने चिल्ले काटे, वज़ाइफ किए, मज़ारों पर चढ़ावे चढ़ाए, मगर सब बेसूद। आखिरकार मैंने थक हार कर सब किस्मत पर छोड़ दिया था। मुझे आज भी याद है जब रिजवान के साथ मेरा निकाह हुआ था। वो दिन मेरी जिंदगी का हसीन तरीन दिन था। मैं बचपन से ही अपने मामू के घर में पली बढ़ी थी, क्योंकि मेरे वालिद ने मेरे पैदा होते ही मेरी अम्मा को तलाक दे दी थी और हमें छोड़कर शहर चला गया और वहां अपनी पसंद से शादी रचा ली। उसके बाद कभी मेरी खबर भी ना ली और अम्मा भी ये दुख सहते सहते मुझे इस दुनिया में बेयारो मददगार छोड़ गई थी। जब मैं सिर्फ 5 साल की थी तब हमीद मामू मुझे अपने घर ले आए थे, जिस पर मेरी मामी ने खूब नाराजगी का इजहार किया था। उनका कहना था कि उनका घर कोई यतीम खाना नहीं है जो हर किसी को लाकर बिठा ले। लेकिन मामू ने उनकी एक ना सुनी थी। भला वो एक मासूम भांजी को दुनिया के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते थे। कई दिन की तकरार के बाद मामी खामोश हो चुकी थी। अब उन्होंने ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया था कि उनके घर में एक और वजूद भी रहना है। मामू का एक बेटा था और एक बेटी, जो कि मुझसे काफी बड़ी थी उम्र में। कई मन्नतों मुरादों के बाद उनको काफी साल बाद दूसरी औलाद हुई थी। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को हथेली का छाला बना के रखा हुआ था। सीमा बाजी, जो कि रिजवान से 10 साल बड़ी थी, वो भी वालिदैन की लाडली थी, मगर न जाने क्यों वो भी मामी की तरह मुझे खास पसंद नहीं करती थी। रिजवान, जो कि बहुत लाडला था, वो जो बात मुंह से निकाला करता था, मामू मामी उसे पूरा करने में देर न करते थे। मामू कोई ज्यादा अमीर कबीर न थे, मगर फिर भी उनकी अपनी जमीनें थीं जिनसे अच्छी खासी आमदनी हुआ करती थी और अच्छा गुजारा होता था। रिजवान से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वैसे भी वो मेरा हम उम्र ही था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि मस्जिद के इमाम साहब उन सब बच्चों को दीन का दर्स दिया करते थे। और जब उन्होंने एक दिन यतीम का ख्याल कैसे रखना है इस मौजू पे दर्स दिया, तो वो बात रिजवान ने अपने दिल में सोच ली थी कि वो कभी मेरा दिल नहीं दुखाएगा। वो कुछ भी खाता मेरा हिस्सा पहले दिया करता था और अपने खिलौने भी मुझे दिया करता था। कभी कभी तो वो अपनी जेब खर्च से मेरे लिए गुड़िया भी लेकर आया करता था। उसे पता था कि मुझे वो गुड़िया बहुत अच्छी लगती थी, जो कि सीमा बाजी के पास थी। मेरे लिए कुछ भी लाता देखकर मामी का मुंह बन जाया करता था। इतने सारे खिलौने तो हैं इसके पास, तू क्यों अपने पैसों से लाता है पुत्र? वो रिजवान को अकेले में खूब सिखाती, लेकिन वो कभी ना मानता। उसे बस मुझे खुश देखकर खुशी मिलती थी। उसने मामू से कहकर मेरा गांव के स्कूल में दाखिला भी करवा दिया था। और फिर एक दिन वो खुद शहर चला गया अपनी तालीम मुकम्मल करने। अब मैं भी जवान हो चुकी थी। मामी के सारे कामकाज अब मेरे जिम्मे थे और अब मैंने देखा था कि मामी का मिजाज ठीक रहने लगा था। अब वो मुझसे हंस बोल लिया करती थी। रिजवान कभी कभी छुट्टियों पर आया करता तो मेरे लिए बहुत कुछ लाया करता था। चूड़ियां, कपड़े, चप्पल, जरूरत की हर चीज मुझे वही लाकर दिया करता था, जैसे वो मेरे दिल की हर बात से वाकिफ हो। मैं भी तो उसका बहुत ख्याल करती थी। उसका नाश्ता, खाना सब मैं शौक से बनाया करती थी। हम दोनों काफी देर तक बातें किया करते। मुझे इल्म ही ना हो सका कि कब मेरे दिल में मोहब्बत की कौपल फूटते फूटते ताकतवर जड़ बन चुकी थी। जैसे ही रिजवान अपनी तालीम मुकम्मल करके गांव वापस आ गया, तो मामी ने उसकी शादी का शोशा छोड़ दिया और वो कहीं न कहीं रिश्ता ले जाने लगी। मेरा दिल टूटने लगा। मुझे लगता था कि कोई मेरी सांसें बंद कर रहा है। ये क्या हो रहा था? अपने दिल का हाल ना तो मैं किसी और को बता सकती थी
और ना ही रिजवान को किसी और का होते हुए देख सकती थी। मैं सब कुछ चुपचाप सह रही थी। उन्हीं दिनों मैंने देखा कि घर का माहौल कुछ अजीब सा हो गया था। मामी ने खाना पीना बंद कर रखा था और हर वक्त सर पर पट्टी बांधे चारपाई पर पड़ी रहती। ना मुझसे बात करती, ना मेरी किसी बात का जवाब दिया करती। मामू भी चुपचाप से थे। कई बार मैंने रिजवान और मामी की लड़ाई की आवाजें सुनी थी, लेकिन जैसे ही मैं आती वो दोनों खामोश हो जाते और रिजवान घर से निकल जाता गुस्से में। मुझे बहुत खौफ आने लगा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि रिजवान भी मुझसे बात नहीं कर रहा था। कई बार मैंने देखा कि मामी मुझे अजीब सी नजरों से देख रही होती थी, जबकि मामू के चेहरे पर काफी इत्मीनान नजर आ रहा होता था। मुझे ये सब कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में हो क्या रहा है। और फिर एक दिन ये राज भी खुल गया। बात दरअसल ये थी कि जैसे ही रिजवान को इल्म हुआ कि मामी रोज लड़कियां देखने जा रही थी, तो वो गुस्से में आ गया और उनको कहा कि अम्मा, तू सोच भी कैसे सकती है कि मैं रिदा के सिवा किसी और से शादी कर लूंगा। और उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मामी ने खूब वावेला किया था। तेरा दिमाग खराब हो गया है कि रिजू, मेरे लायक फायक इकलौते बेटे के लिए मैं काम सी लड़की लाऊंगी जो मेरे ही दर पे पली है, मेरे टुकड़ों पर? भला पूरा गांव मुझ पर थूथू नहीं करेगा क्या? अपने इकलौते बेटे को एक यतीम लड़की से ब्याह दिया। उनकी बातें जहर में डूबे हुए नशतर से कम न थी, जो सीधा रिजवान के दिल को छलनी कर गई। अम्मा, तू सोने रब को क्या मुंह दिखाएगी? ऐसी बातें करती है तो दिल दुखता है मेरा। रिजवान ने बहुत समझाया, मगर मामी बजिद थी कि मुझे किसी कीमत पर अपनी बहू नहीं बनाएंगी। लो भला, जिसको मैंने कभी नौकरानी की हैसियत नहीं दी उसे मालकन बना के बिठा दूं, वो तकब्बुर से कहती रही। मगर रिजवान ने एक दिन घर छोड़ जाने की धमकी दे दी, और ना सिर्फ धमकी दी बल्कि उस पर अमल भी कर दिया। मुझे ये सब उसके जाने के बाद ही पता चला था। ये सब बातें मामी अपनी बेटी को रो रो कर बयान कर रही थी, तो मैंने सारा कुछ सुन लिया। या शायद वो मुझे ही सुनाने को ऊंची आवाज में कहे जा रही थी। उनकी बातों से मेरे दिल को तो सुकून मिल रहा था। इसका मतलब था कि रिजवान भी मुझे चाहता है। सीमा बाजी की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी और वो दूसरे गांव में रहा करती थी, और आज अपनी मां का पैगाम मिलते ही दौड़ी दौड़ी आई थी। काफी देर तक वो दोनों बातें करती रहीं। सीमा बाजी भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती थी, मगर उस दिन वो मामी से कहने लगी थी कि अम्मा, ये तो अच्छी बात है, घर की बात घर में ही रह जाएगी। देख, तुझे कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और ये लड़की हमेशा तुझसे दब के ही रहेगी। वरना कल को कोई शहर की चलतरबाज लड़की ले आया ना भाई, तो देखना वो तुझे और अब्बा को घर से बाहर कर देगी और भाई को ले उड़ेगी, और तो और मेरा भी इस घर में आना जाना बंद कर देगी। इसका क्या है, ना कोई आगे है ना पीछे, पूरी की पूरी काबू में रहेगी। सीमा बाजी हाथ नचा नचा कर मामी को समझा रही थी, जबकि मामी अब भी रोए जा रही थी। बहरहाल मैं बहुत खुश थी। अब तो मेरे कदम जमीन पर ना पड़ते थे। मुझे पक्का था कि रिजवान की जिद के आगे वो कुछ नहीं कर सकते थे, और फिर हुआ भी यही। चंद दिनों बाद ही मामू उसे शहर से वापस ले आए थे, क्योंकि उनको इल्म था कि वो किस दोस्त के पास था। दरअसल मामू की भी दिली आरजू थी कि मैं ही उनकी बहू बनती, लेकिन वो ये बात कभी जबान पर न लाए थे। लेकिन जैसे ही बेटे के मुंह से सुनी तो उनका दिल खुश हो गया था। मामी ने हार मान ली थी, और मजबूरन ही सही, लेकिन मुझे बहू बनाने पर राजी हो गई थी। हमारी शादी काफी धूमधाम से हुई थी। हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। रिजवान ने बताया था कि उसे भी इल्म ना हो सका था कि कब वो मुझसे मोहब्बत करने लगे थे। ये तो जब अम्मा ने शादी की बात छेड़ी और मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, उसकी बातें मेरी रूह तक को सरचार कर दिया करती थी। लेकिन शायद अभी मेरी जिंदगी में और भी इम्तहान बाकी थे। जब शादी को 1 साल गुजर गया तो मामी के हाथ एक और मौजू लग गया था।
कि मैं अब तक उनको पोते की खुशी न दे सकी थी। पहले तो मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करती थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, ये बांझ होने का ताना मुझे उठते बैठते मिला करता था। कहाँ तो सबकी बहुएं ढेरों ढेर जहेज लाती हैं, और कहाँ मेरी बहू जहेज तो क्या खाक लाती, उल्टा पोता भी न दे सकी। कब से पोते देखने को तरस रही हूं, मगर इस मनहूस ने तो चिड़िया का बच्चा तक न जन्म के दिया। और यही नहीं, अब तो मामी ने रिजवान की दूसरी शादी का भी सोच लिया था। हर वक्त ये जिक्र करती सबके सामने। मैं ही सब रिजवान की खातिर बर्दाश्त करती रहती थी। जब वो मुझसे वालेहाना मोहब्बत करता था, मेरा इतना ख्याल रखता था, तो मैं उसके लिए चंद बातें क्यों नहीं सुनती। मगर अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। रिजवान को मैं किसी कीमत पर किसी और का होते नहीं देख सकती थी। मेरी सास रोज कहती, चौधरी मतीउल्लाह की इकलौती बेटी का रिश्ता आया है रिजवान के लिए, साथ में 30 तोले सोना और कई भैंस बकरियां और 100 एकड़ जमीन भी देने को तैयार हैं। उस सीमा बाजी को बता रही थी। मेरा दिल उछलकर हलक में आ चुका था। कैसी माँ थी, अपने बेटे की बोली लगा रही थी। हाँ तो अम्मा, फिर देर किस बात की है? बाजी का जवाब सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने कमरे में जाकर खूब रोई थी। उन्हीं दिनों गांव में एक खिलौने वाला गली गली में आवाजें लगाया करता था। एक दिन मैं पड़ोस में जा रही थी कि उसे देखकर रुक सी गई। नित नए खिलौने देखकर मेरा दिल मचल उठा था। बाजी, अपने बच्चों के लिए खिलौने लेती जाओ, उसने मुझे खड़ा देखकर कहा। उसकी बात पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। भला उसे क्या मालूम कि मेरी ममता कब से तड़प रही थी। भाई, काश के मेरे बच्चे होते तो मैं ये सारे खिलौने खरीद लेती, मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। मेरी बात पर वो आदमी अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगा। उसका चेहरा दाढ़ी और लंबे बालों से ढका हुआ था। परागंदा हालत में आधी उम्र का आदमी था। बाजी, ये ले लेना और इसे अपने तकिए के नीचे रख लेना, वो भी आधी रात को अंधेरे में। और देखना, जल्द ही तू मां बन जाएगी, फिर मैं तुझसे मुंह मांगा इनाम लूंगा। वो हंसने लगा। उसकी बात पर मुझे भी हंसी आ गई। भैया, ऐसे थोड़ी होता है, ये टोने टोटके मैंने बहुत किए हैं, अब तो पानी सर से ऊपर हो गया है। मैं ये कहकर जाने लगी तो उसने मुझे पीछे से पुकारा, देख, तू इसे ले जा। अगर तू मां ना बनी तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, मगर याद रखना इस पर किसी की नजर न पड़ने पाए, और तूने भी इसे खोल कर नहीं देखना। वो बड़े दावे के साथ कहने लगा तो मैंने उसका दिल रखने के लिए उससे वो लकड़ी का डब्बा ले लिया और घर वापस आकर उसे अलमारी में छुपा दिया। जहां इतना कुछ कर लिया था, वहां एक और टोटका कर लेती हूं, मैंने दिल ही दिल में सोचा। क्या पता उस आदमी की दुआ ही पूरी हो जाए। अब मैं रोज रात को वो डब्बा अपने सिरहाने रखा करती। ये बात मैंने रिजवान से भी छुपाई थी। कुछ दिनों बाद ही मुझे महसूस होने लगा कि मेरी तबीयत कुछ गिरी गिरी से रहने लगी थी, बहुत ज्यादा कमजोरी, और कभी सर चकराने लगता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कई बार रिजवान ने मुझे टोका, रिदा, क्या हो गया है तुझे? अपना हाल देखो, जैसे जान ही नहीं है। कुछ खाया पिया करो, आखिर में इतना फल फ्रूट तुम्हारे लिए ही तो लाता हूं। वो मुझे बड़े प्यार से समझाने लगा। पता नहीं क्या बात है रिजवान, कुछ खाने को दिल ही नहीं करता, बस दिल करता है कि सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहूं। हाँ तो ठीक है, कुछ आराम भी कर लिया करो ना। उसने मुझे पलंग पर लेटने का कहा और खुद बाहर निकल गया किसी काम से। अब अक्सर मैं कामकाज नहीं कर पाती थी, जिस पर मामी मुझे बहुत कुछ सुनाती रहती थी। उन्हीं दिनों सीमा बाजी अपने बच्चों के साथ रहने आ गई। उनका मियाँ शहर से बाहर जा रहा था किसी काम से, तो वो मैके आ गई थी। सीमा बाजी के 4 बच्चे थे जो कि बहुत शरारती थे। मैं उनको बहुत चाहती थी। वो भी हर वक्त मामी मामी करते मेरे आगे पीछे फिरा करते थे। एक सुबह मैं लेटी हुई थी, तबीयत बहुत बोझल सी थी, तो अचानक ही बाजी का छोटा बेटा कमरे में आ गया और उसने मेरा तकिया हटाकर वो लकड़ी का डब्बा उठा लिया। मैं घबरा गई। उस डब्बे का किसी को इल्म न था कि मैं उससे वो वापस ले पाती। बच्चे के हाथ से वो डबिया गिरकर टूट चुकी थी
और उसके अंदर जो कुछ मैंने देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए और मैं चकरा कर गिर पड़ी, क्योंकि वहां तो मैं कई दिनों से सदमे में थी, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा था वो मुझे भूल ही नहीं रहा था। भला ऐसा कैसे हो सकता था? मेरी हालत अब भी ठीक नहीं थी, मगर मैंने फैसला कर लिया था। मामी अब भी शादी की बातें करती रहती थी, खास तौर पर मुझे देखते ही शुरू हो जाया करती थी। अब मैं समझ चुकी थी कि वो मेरे सर पर सौतन जैसे भी करके लाने वाली थी। मैंने रातों रात ही रिजवान को कह दिया, रिजवान, आप दूसरी शादी कर लें। ये मेरा दिल जानता था कि किस तरह मैंने दिल पर पत्थर रखकर ये बात की थी। ये तू क्या कह रही है रिदा? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि तेरी जगह किसी और को दे दूं। रिजवान के चेहरे पर हैरानी और परेशानी थी। नहीं रिजवान, मैं अब मां बनना चाहती हूं और आपका बच्चा मेरा बच्चा होगा। वो मुझे मां कहेगा तो मेरा दिल खुश होगा। मैंने जज्बात में आकर कहना शुरू किया, तू जल्दी हो गई है क्या? दूसरी औरत आएगी तो वो हम दोनों को जुदा कर देगी। वो दुखी दिल के साथ मुझे रोता देख रहा था। नहीं रिजवान, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, बस आप मामी को हाँ कहते। मैं अब टूट चुकी थी। मेरी हालत देखकर रिजवान ने मुझसे वादा कर लिया कि वो दूसरी शादी कर लेगा। एक औरत के लिए बे औलाद होना इतना तकलीफ दे नहीं होता जितना अपने महबूब शौहर को किसी और का होते देखकर होता है। मैं सख्त तकलीफ में थी, लेकिन जो कुछ मैंने उस लकड़ी के डब्बे में देखा था वो और ज्यादा तकलीफ दे था। मैंने उस आदमी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो अब तक मुझे कहीं नजर न आया था। इधर शादी की तैयारियां जोर पकड़ती जा रही थी। मामी अपनी मनपसंद बहू ब्याहने जा रही थी और बहू भी ढेरों ढेर जहेज ला रही थी। भला वो खुश क्यों ना होती। रिजवान चुप चुप से थे। उनकी शादी से 2 दिन पहले मैंने रिजवान से कह दिया, सुने, आप मुझे शन्नू के घर छोड़ाएं। मेरे शौहर ने मुझे खामोश नजरों से देखा और मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया। हम दोनों खामोश थे। शन्नू मेरी बचपन की सहेली थी, जिसकी शादी करीबी गांव में हुई थी, और वो हर वक्त पैगाम भेजा करती थी कि तू मुझसे मिलने तो आया कर। लेकिन आज मैं उससे मिलने नहीं, बल्कि इस माहौल से दूर जा रही थी। मैं किस्मत से हार चुकी थी, मगर मामी को जीतता देखना मंजूर ना था मुझे। मैं जल्दी लेने आऊंगा रिदा, खुदारा इनकार मत करना, रिजवान ने भर्राई हुई आवाज में कहा और वापस चला गया। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। पहले ही मेरी तबीयत खराब थी, अब ये बोझ सहना भी मुश्किल था। शन्नू के गले लगकर मैं खूब रोई थी। आज रिजवान की शादी थी और ये ख्याल ही मेरा दिल तड़पा रहा था। अगर इसी वजह से तो मैं शन्नू की घर आई हुई थी। मैं जले पैर की बिल्ली की तरह यहां से वहां टहल रही थी। मुझे एक पल को भी सुकून नहीं मिल रहा था। मगर शाम होते ही रिजवान मुझे लेने आ गए। चलो रिदू, मैं तुझे लेने आया हूं। वो तेरा घर है और तेरे बिना अधूरा है। उसने मेरा हाथ थाम कर मुझे चलने को कहा। मैं बादले नाखास्ता उसके साथ चलने को राजी हो गई। आखिर कब तक छुप कर बैठी रहती। जो होना था वो हो चुका था। घर पहुंचकर मैंने देखा कि सहन में चारों तरफ दुल्हन का सामान पड़ा था। पैर रखने तक की जगह न थी। मामी सहन में बैठी खुशी खुशी सब टटोल कर देखे जा रही थी। मुझे आता देखकर वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई थी। मैंने सर झुका लिया और सीधा अपने कमरे में चली आई। मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वहां पलंग पे सुर्ख रंग की गठड़ी की तरह दुल्हन बैठी हुई थी। मुझे याद आया कि अब ये मेरा कमरा नहीं रहा। मैंने मन भर के कदम उठाए और अलमारी की तरफ बढ़ी ताकि अपने कपड़े वगैरह उठा लूं। मगर अचानक पीछे से एक आवाज आई, बाजी। मैंने चौंक कर देखा तो दुल्हन ने अपना घूंघट उठाया हुआ था और वो सोने में पीली हो रही थी। उसका हसीन चेहरा देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। इतनी हसीन दुल्हन मिलने के बाद तो रिजवान मुझे भूल ही जाएगा। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि वो बोली, बाजी, मुझे गुसलखाने जाना है। शायद वो मुझे कोई मुलाजमा समझ रही थी। मैंने उसके करीब जाकर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? सीरत। वो मुस्कुरा के बोली, सीरत, तुम जानती हो मैं कौन हूं?
मैंने अपने सीने पर हाथ रख के उससे पूछा, जी बाजी, आप रिजवान की पहली बीवी हैं। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। उसका लहजा दोस्ताना और मुअद्दिब था। मैं खामोश हो चुकी थी। सोचा दुल्हन है, आज इसको गुसल खाने का रास्ता दिखा दूं, बाद में तो इसी ने मालकन बनना है। मैंने उसे उठने का कहा तो वो मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पलंग के नीचे देखा तो वहां उसकी कोई चप्पल न थी। तुम्हारी चप्पल कहाँ है? मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसने सर झुका के कहा, चप्पल नहीं है बाजी। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। पहले तो मैं कुछ न समझ सकी, मगर जब उसने अपनी उंगली से कमरे के कोने की तरफ इशारा किया तो सब कुछ समझ आ गया। वहां एक व्हीलचेयर पड़ी हुई थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में मुझे सब समझ आ गई थी। वो ढेरों ढेर जहेज देना, 100 एकड़ जमीन जहेज में देना, वो सब सीरत के इस ऐब को छुपाने के लिए था कि वो पैरों से मासूर थी। मेरा दिल दुख से भर गया। वो मासूम नजरों से मुझे तके जा रही थी। मेरे दिल से जलन, हसद सब खत्म हो गया था। मैंने अचानक उसका माथा चूम लिया तो वो हैरत और खुशी से मुझे देखने लगी। मैंने उसे सहारा देकर व्हीलचेयर पर बिठाया और बाहर ले आई, जहां सहन में गुसलखाना बना हुआ था। हम दोनों को साथ आता देखकर मामी का रंग सफेद पड़ चुका था। एहसास शर्मिंदगी से उन्होंने नजरें फेर ली थी, जबकि रिजवान ने मुझे एहसानमंद नजरों से देखा था। मैंने सोच लिया था कि आज से मैं सीरत का सहारा बनूंगी और उसे सौतन नहीं, अपनी बहन समझूंगी। वो थी ही इतनी प्यारी कि उस पे प्यार ही प्यार आता था। मैं अब वो सदमा भूल चुकी थी जो उस खिलौने वाले ने मुझे डबिया दी थी। उसके अंदर एक पुतला निकला था जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था, और उस पुतले में हर जगह सुइयां चबू दी गई थी। मैं समझ चुकी थी कि मामी ने खिलौने वाले के जरिए ये काम करवाया था ताकि वो डिबिया खुद ही मैं अपने सिरहाने रखूं और किसी को खबर भी ना होने दूं, और एक दिन मैं इस दुनिया से चली जाऊं ताकि वो अपनी मनपसंद बहू ले आए। अगर वो खुद रखती तो मुझे नजर आ जाती। मुझे उस दिन इतना शदीद सदमा पहुंचा था कि वो मेरी जान लेना चाहती थी। जिनकी मैंने इतनी खिदमत की थी, उनकी हर बात मानी थी। इससे पहले कि वो किसी और ओछे हथकंडे को अख्तियार कर लेती, मैंने इसी में बेहतरी जानी कि रिजवान को शादी के लिए राजी कर दूं, क्योंकि मेरा इस घर के सिवा और कोई आसरा न था। रिजवान के सिवा कोई सहारा न था, और मेरे सब्र का फल मुझे मिल चुका था। सीरत की सूरत में। आज उसे इस घर में आए हुए साल हो गया था, और वो एक प्यारे से बेटे की मां भी बन चुकी थी, जिसे मैं ही संभाला करती थी। वो सिर्फ 1 माह का था, लेकिन उसने घर भर में खुशियां बखेर दी थी। सीरत ने बेटी की पैदाइश पे मुझे कहा था, बाजी, आपको आपका बेटा मुबारक हो, और उसके इन अल्फाज ने मेरे अंदर एक नई जिंदगी दौड़ा दी थी। मैं मां बन चुकी थी, और आज उस घर में मेरा ही राज था, जबकि मामी अब एक कोने में बैठी रहती थी। वो सख्त शर्मिंदा थी अपने किए पर, क्योंकि रिजवान को भी इल्म हो चुका था कि वो मेरे साथ क्या करने जा रही थी, मगर मैंने उनको माफ कर दिया था, क्योंकि अब कोई फायदा ना था। मैं बहुत खुश थी। सीरत ने मुझे अजीज जैसा बेटा जो तोहफे में दिया था, और ना ही मेरे शौहर को मुझसे दूर करने की कोशिश की थी। हम सब एक साथ बहुत खुश थे। मैं रब का जितना शुक्र अदा करती वो कम था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।